ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ये व्हाट इज़ द सॉल्यूशन वाला सब्जेक्ट अब काफ़ी महीनों पे मुहित हो गया, इसमें प्रेडोमिनेटली मेरी अपनी गलती है, तो आई थिंक लेट मी काइंड ऑफ पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। पर्सपेक्टिव ये है कि हमने जहाँ से बात शुरू की थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान काफ़ी साल 1947 में बना और हमें काफ़ी उम्मीदें थी एज़ पाकिस्तानीज़ कि जी हमें आज़ादी हासिल हुई है, हम तरक्की करेंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन वो बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई और उसकी वजह क्या है और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है और इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है और फ्रीडम्स और राइट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो काफ़ी अलार्मिंग टाइप सूरत हाल है और इसकी वजह क्या है। सो वी वर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन तब तक पता नहीं चल सकता जब तक प्रॉब्लम ना पता चले, और प्रॉब्लम की तशख़ीस बड़ी ज़रूरी होती है। और आपने बहुत सी दफ़ा ये आवाज़ें सुनी होंगी कि जी प्रॉब्लम जी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं जो और किसी मुल्क में नहीं हैं, और एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि मुल्क को किसी डायरेक्शन में जाने नहीं देती। अब मसला यह है कि ये बात आपने सुनी तो है और ये धीमे धीमे बात हमेशा हो रही होती है, लेकिन नोबडी हैज़ डिसाइडेड कि जी आपको बताए एग्जैक्टली इन सो मेनी वर्ड्स कि ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या, इसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे इतनी पावरफुल होगी, और कि उसका नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं, डिफ़ाइन करना तो दूर की बात। अब वो और इस्टेब्लिशमेंट क्यों, ये गोल सा नाम क्यों है, और इसमें जब आप लोगों से एग्जैक्टली पूछना चाहेंगे कि भाई इसके एग्जैक्ट सीधा फ़र्द कौन से हैं, तो आपको जवाब मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये क्या है, और लोग क्यों नहीं बताते, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हैं, अब अक्सर को तो शायद पता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी ओपनली डिस्कस्ड। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इट इज़। सो उनको जो बता दिया गया, जो उन्होंने इधर उधर से गैदर किया, जो उनकी समझ में आया, उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया। जिनको पता है, अ लॉट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली, और दे हैव इंटरेस्ट्स जो कि ज़ाहिर है सबके एक होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई बिजनेसेस हैं, कोई फैमिली है, तो आप नहीं चाहते कि यार किसी पावरफुल अदारे, इंस्टीट्यूशन, लोगों से, ग्रुप से बिगाड़ी जाए, ताकि आपके इंटरेस्ट हैं वो ट्रैम्पल हो जाएंगे, आप फिज़िकली गुम जाएंगे, या मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, बिकॉज कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। सो आपको इस वजह से लोग नहीं बताते। फिर जिनको पता है, और तो वो ऐसे होने चाहिए कि उनका कोई इंटरेस्ट भी ना हो, कोई वीकनेस भी ना हो, वो, और फिर वो प्रॉब्ली मुल्क में ना रहते हों, क्योंकि अगर मुल्क में रहेंगे तो फिर बोलेंगे कैसे, क्योंकि फिर तो नहीं रहेंगे। सो इश्यूज़ ये हैं कि इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु कुड कम फॉरवर्ड एंड एग्जैक्टली डिफाइन व्हाट एस्टेब्लिशमेंट इज़। आई एम ऑन द टास्क of not putting the entire blame on the establishment. We'll talk about it, but first of all defining it, because we need to know what it is और उसने क्या किया है। और सो अभी तक मैंने थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर आपको बताया है। आई ट्राई नॉट टू पास जजमेंट्स और ब्लेम इंडिविजुअल्स, बिकॉज द आइडिया इज़, ये नहीं है कि हमने किसी से कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी है, हम तो एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें हम सब का इंटरेस्ट है, उसे लेके आगे चलना चाह रहे हैं, बट ट्राइंग टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज विदाउट दैट अंडरस्टैंडिंग वी कांट हैव अ सोल्यूशन। सो हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। मैंने कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन किए पिछली दफ़ा, बिफोर वी गो बैक इनटू एस्टेब्लिशमेंट एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन, और मैंने उसमें कहा है कि जी विल ट्राई टू कम टू अ स्टेज जहाँ पे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अवाम ने क्या करना है एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली मुल्क अवाम है, और अगर अवाम ने ही अल्टीमेटली मुल्क के मालिक हैं और उन्होंने ही कुछ करना है, अब वो बेचारे क्या करें। सो दिस इज़ वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट, बट पहले उनके जहन से कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, और ज़ाहिर है वो कन्फ्यूजन जानबूझ के रखी जाती है, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो आप
एक्ट करेंगे। सो वो क्लैरिटी देने की एक तो कोशिश हो रही है। बट बिफोर वी गो बैक टू आवर सब्जेक्ट, I'd briefly like to sit or state पे जो पिछली दफ़ा हमने बात की and seeing a lot of comments from people, I would very briefly like to touch on a few things. जब स्टेट सेठ बनती है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? स्टेट का असल काम तो गवर्नमेंट का गवर्नेंस करना है, कि इवन प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है जिसमें ओपन कंपटीशन हो, जिसमें जो लोग जिनमें अहलियत है वो ग्रो करें, ऊपर आएँ, बराबर का मैदान हो और इकोनॉमी ग्रो करे और फेयर और ओपन कंपटीशन हो। इसमें आप देखेंगे कि जी आप पाकिस्तान में लॉज बने हुए हैं बाकायदा, जैसे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस है कि जी अगर सरकार ने कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट ख़रीदनी होगी तो वो उसका एक तरीक़ाकार है। सरकार ऐसे ही नहीं ख़रीद सकती। स्टेट ने अगर कोई चीज़ एक्वायर करनी है तो उसके लिए वो बाकायदा टेंडर देगी और उस टेंडर में ओपन बिडिंग होगी और एक पूरा लंबा चौड़ा। फिर कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन के लॉज हैं पाकिस्तान में बने हुए। अनफॉर्चुनेटली वो लॉज पाक्ड हैं, क्योंकि वो लॉज वक्तन फ़वक्तन वर्ल्ड बैंक, IMF किसी के प्रेशर में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेशर में आके वो लॉज बनाने तो पड़ते हैं, लेकिन उन लॉज को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन लॉज को हम इन्फोर्स करना शुरू करें तो जो स्टेट जो प्रिडोमिनेंटली जो सेठ बनी हुई है वो तो वो बात ख़त्म हो जाए। अब सवाल ये है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस के तहत 5 लाख रुपए से ऊपर, अभी 5 लाख हुआ है, इससे पहले 1 लाख होता था, 5 लाख रुपए से ऊपर अगर हुकूमत ने कोई भी सर्विस हासिल करनी है तो वो उसको एक ओपन टेंडर करेगी, बिडिंग करेगी, सब कंपनियां अप्लाई करेंगी और फिर ठेका दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं एक दो ऐसे ब्रीफली चलते चलते बात करूंगा। NLC, FWO, अभी सुप्रीम कोर्ट ने FWO, इसलिए मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और सिंध गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जी आप इसको ठेका देंगे। दिस इज़ नॉट द सुप्रीम कोर्ट्स बिजनेस, आई मीन इट नीड्स टू बी एन ओपन टेंडर एंड सो एनीवे। सो कॉन्ट्रैक्ट्स की विदाउट अ वैल्यू, सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली फौज की मैं बात कर रहा हूँ, प्राल पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, CBR की अपनी कंपनी है, 100% ओन्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पहले तो यही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि जी गवर्नमेंट की सेल्फ ओन्ड कंपनी का क्या मतलब है। और उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट ने कोई सर्विस एक्वायर कर रही है तो वो अपनी कंपनी से डायरेक्टली कैसे ले सकती है? ये किसने तय किया कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या थी और ये कितने का हुआ और ये एफिशिएंटली हुआ या नहीं हुआ? अगर FWO सड़क बना गया तो कौन बताएगा कि सड़क ठीक थी या नहीं थी? कोई इंडिपेंडेंट अदारा होगा कि नहीं? रेगुलेटर जब खुद बिजनेसमैन होगा तो बहुत से मसाइल शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला तो मसला ये शुरू होगा कि लॉ और ओपन कंपटीशन और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस साइड पे चली जाएंगी। जब वो साइड पे चली जाएंगी तो आपके मुल्क की इकोनॉमी, इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर सकती, क्योंकि अगर जितने बड़े बड़े ठेके हैं वो बगैर टेंडर के सरकार की कंपनियों को मिल जाने हैं तो फिर पाकिस्तान में बाकी बिजनेस तो ग्रो नहीं कर सकेगा। ज़ाहिर है कोई बहुत बड़ी सड़कें बनाने की कंपनी तो अब नहीं चल सकती, क्योंकि उसके लिए स्पेस ख़त्म हो गई। कोई बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनी तो अब नहीं बन सकती, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने उसकी स्पेस ले ली। फिर एंटरप्राइजिंग लोग तो सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम है एक, वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स बन गए और उसमें फ़ैसले करने वाले बन गए, और आपने इनिशिएटिव की जगह ख़त्म हो गई। बिकॉज़ वो जो एक रूटीन में नौकरी करने वाला आदमी है और जो पैसा उसकी जेब में तो जाना नहीं है, सो टू से, बट वो डिसीजंस लेगा, वो बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ है विदाउट, और उसको पता है ही हैज़ एन अनफेयर एडवांटेज कि उसकी कंपटीशन में तो कोई है नहीं। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा टिपिकल जो पैक्स का एग्जांपल है, और 2 कंपनीज बड़ी क्लियर इसमें सेठ और स्टेट वाले कॉन्फ्लिक्ट में आपके सामने आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे, और आप छोड़ दें कि ये मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है मेरा ओपिनियन बायस्ड हो, बिकॉज वो प्रोजेक्ट मैं पैक्स का बना रहा था। जब ISAF कंटेनर स्कैम हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या नाम था उन साहब का, हमारे जो वफाकी मोहतसिब थे उस वक़्त, डॉक्टर
डॉक्टर शुएब सडल को कहा कि जी आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें ISAF कंटेनर स्कैम के और इसको सामने लेके आएँ कि जी कौन रिस्पॉन्सिबल है। उस वक्त FBI ने माना कि जी कुछ 54 अरब रुपए की ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इसमें एवेड हुए हैं। वो कंटेनर्स असेंशली जाते ही नहीं थे आगे। अच्छा, उसका असले वसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये रबिश है, क्योंकि असला कभी कंटेनर्स में आता ही नहीं है। वेपन और असला जितना था वो तो सारा बाय एयर जाता था। और मैं एज अ कस्टम्स ऑफिसर आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ कि वेपन कभी कंटेनर में नहीं आता था। उसमें गाड़ियाँ, पानी, वर्दियाँ, यूनिफॉर्म्स, वट एवर एल्स, स्पेयर पार्ट्स, बट एक भी गोली, एक भी बंदूक, एक भी कोई इस तरह की चीज़ कभी कंटेनर्स में नहीं आती। ये जो ISAF कंटेनर स्कैम का इशू है, ये कमर्शियल गुड्स, कपड़ा, टीवी, जूते, ये सारी चीज़ें जो कि ट्रेडिशनली मुल्क में हाई टैरिफ रेट्स हैं, ये सारी की सारी अफगान ट्रांजिट के नाम पे आती थी। इनका ISAF से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये वहीं कराची में मार्केट में खाली होती थी और खाली कंटेनर आगे जाते थे। अब सवाल ये है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में ये जितने कंटेनर्स जा रहे थे, ये तो जानबूझ के उसको ISAF का नाम दिया गया था कि इशू कंफ्यूज हो जाए, जो मैंने कहा आवाम के लिए। इन एनी केस वो सारे के सारे कंटेनर नंबर्स मौजूद है और सब कुछ मौजूद है। और उसमें डॉक्टर शुएब सडल की रिपोर्ट देख लें, मेरी बात तो आप छोड़ ही दें। ISAF कंटेनर स्कैम के नाम पे डॉक्टर शुएब सडल लिख के गूगल करें तो पूरी आपके पास रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अच्छा, सो अब उसमें इशू ये है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अगर कंटेनर हैं तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर तो कानूनन NLC के अलावा कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट किया हुआ है कि NLC के ट्रक ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड का कंटेनर लेके जाएंगे। अब और फिर अब ज़ाहिर है NLC के पास तो इतने ट्रक नहीं हैं, तो जब NLC के पास इतने ट्रक नहीं हैं कि कई हज़ार कंटेनर लेके जाएं, तो फिर NLC को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दिया गया कि जी अच्छा जी बाकी ट्रांसपोर्ट वाले तब कंटेनर उठा सकते हैं अगर NLC उन्हें लिख के दे दे कि जी हमारे पास जगह नहीं है। शुरू इस तरह हुआ कि जी NLC वो ट्रक मार्केट से हायर कर ले। अगर NLC ने मार्केट से ट्रक हायर करने हैं तो फिर NLC को उन्हें मोनोपोली देने की ज़रूरत क्या है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टेट बिकमिंग अ सेट। वो कारोबार जो मुल्क के लोगों को करना चाहिए था, जो कि बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि मिलियनियर्स बनने चाहिए थे, जो फिर आगे आवाम को एम्प्लॉयमेंट देंगी कंपनीज, जो फिर कंपनीज आगे टैक्सेस देंगी, जो कंपनीज ट्रांसपेरेंसी नज़र जिनके आप ऑडिट कर सकते हैं वो बनेंगी। अगर वो सारे काम, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट हुकूमत के पास आ जाएंगे तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हुकूमत ये क्यों कहती है कि हमें टैक्सेस नहीं मिलते। भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज तो आप चला रहे हो, तो आपके पास तो टैक्सेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को ही आपने टैक्स देने आप दो। बट anyway, leaving that, and it's a big debate, you know, we can go into it, and मैं तो अभी बिल्कुल सरसरी से इस पहाड़ को कर रहा हूँ। I'm not even going into कि जी इन कंपनीज के नतीजे में फिर आगे फेवर किन को किया जाता है और क्यों ये है कि जनाब जो again not trying to be personal to anybody, but it's a fact कि आप बहुत से लोगों को देखें और उनके अबाव अजदाद मतलब 40 साल पहले देवर आम फौजी अफसर बने थे और फिर अब उनके बेटे और पोतों शुगर मिले हैं, टेक्सटाइल मिले हैं, पेप्सी के प्लांट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टायरों की कंपनीज। पाकिस्तान का लार्ज बिजनेस सारा एक सर्टन ग्रुप्स के पास, लैंड एक सर्टन ग्रुप्स के पास। तो अगर लैंड भी लोगों के पास नहीं है, फैक्ट्रियां भी लोगों के पास नहीं हैं, बिजनेसेस भी, सर्विसेज के बिजनेसेस भी प्रेडोमिनेंटली स्टेट के अपने पास हैं और स्टेट के अपने चहेतों के पास हैं, तो अवाम की इकॉनमी ने तो ज़ाहिर यहीं जाना था जहां जाना है। और फिर जब आप लॉ को क्लियरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं इन्फोर्स कर, बट वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस एंड वी शुड कम बैक समडे एंड टॉक अबाउट कि सेट और स्टेट ओवरलैप हों तो ज़ाहिर यही होता है जो मुल्क में हो रहा है। बट सो and then उसी coming back to that ISAF container scam which I'm taking as an example, तो उसमें ये बात भी थी कि यार ये सारे के सारे कंटेनर तो प्राल के सिस्टम के थ्रू क्लियर हुए। अब प्राल का एक और मसला है। अब बात यह है कि हुकूमत FBR कई सालों से
सॉफ्टवेयर बनवा रही है और हार्डवेयर ख़रीद रही है, सारी ऑटोमेशन एफबीआर की प्रॉल चलाती है। क्या ये 5 लाख रुपए का सामान होता है हर साल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सेंस में, या ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 5 लाख से कम पे चलती है, तो फिर इसका टेंडर क्यों किसी को नज़र नहीं आता? और फिर जब एक आध बार वर्ल्ड बैंक या एडीबी के प्रेशर में टेंडर करने पड़े किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब बहुत सी पाकिस्तानी कंपनियां, लोग शायद नीचे कमेंट्स में लिखेंगे भी और अपने एक्सपीरियंसेस भी बयान करेंगे, तो इशू ये है कि जी वो कंपनियों ने सक्सेसफुली जीत गई, उसके बाद जब उन्होंने सॉफ्टवेयर बना लिए, तो क्योंकि अब इनकी डुअल, ये जो सेट और स्टेट है, ये जब इसका दिल चाहता है वो स्टेट बन जाता है। जब आप उससे पूछो कि भाई तेरा ऑडिट होगा क्योंकि तू सेट है, तो वो कहता है खबरदार, मेरा कौन ऑडिट कर सकता है, मैं तो स्टेट हूँ और रेगुलेटर हूँ। सो वो दूसरों का ऑडिट करना शुरू कर देता है। और जब उससे कहा जाए कि भाईजान आपने ये टेंडर आगे कैसे किया, आप तो 5 लाख से ऊपर ये कर नहीं सकते, तो वो कहता है भाई मैं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते। सो and keep going through that list of things where it is happening around you, where okay, but let's come back to so you get my point. So हर तरह से स्पेस, एक तो बिजनेस करने की स्पेस सरकार खुद ले लेती है, अपने चहेतों को फेवर करती है, सो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ऑडिट नहीं हो सकते ऑर्गेनाइजेशंस के, बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है एक बड़ी कंपनियां कैसे क्रिएट होंगी अगर उस मुल्क का तमाम बड़ा बिजनेस स्टेट खुद उनमें पड़ी हुई है। तो anyway, so let's move on and come back to our own. This was in a sense it's connected and it will connect somewhere in the end, but let's come back to establishment and आवाम ने क्या करना है, what is the solution. अब उसमें इशू जो है, मैं I could give you a list of what I feel that is the solution and what the people should do. ज़रा किसी ने किसी का सर नहीं फाड़ना, हम कोई कानून को हाथ में लेने की बात नहीं करते, लेकिन there are ways in which people can be effective and they can do things and start and a process of change can start. But before we get there, there's something that needs to be understood. One final thing which I think, and I would like to call it omissions and commissions. कमीशन तो आपको पता है कि कमीशन इसको कहते हैं जो काम मैंने कर दिया, ओमिशन इसको कहते हैं कि जो काम मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे सामने एक चोरी या डाका हो रहा है और मैं खड़ा देखता रहूँ, तो वो मेरी ओमिशन होगी क्योंकि ये काम मेरा करने का था और ये मैंने नहीं किया। और ओमिशंस एट टाइम्स आर वर्स देन कमीशंस। सो कमीशंस भी हैं और हम ये इन दोनों का आपस में मुआवजा करेंगे। और ये क्यों करेंगे, मैं क्यों कहता हूँ कि ये ज़रूरी है एक दफ़ा एक ये एस्पेक्ट समझने का आगे चलने के लिए, बिकॉज तो जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पेश की जाती है वो ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पेश की जाती है कि जी पॉलिटिशियन तो बड़े करप्ट हैं, तो जो मुल्क की बका का वाहिद हल जो है जी वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है या डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है, और बेसिकली बका मुल्क की फ़ौज के पास। अच्छा, और फिर उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सेवियर है और उसी का कोई एक स्ट्रक्चर बनाया जाए क्योंकि बाकी सब कुछ हटाया जाए। अच्छा जी, अब इसमें मैंने इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रक्चर आपको बयान किया और काफ़ी डिटेल में मैंने बयान किया और बिल्कुल क्लियरली कि जी मुल्क के वज़ीर आज़म से लेके जो बॉर्डर पे लास्ट सिपाही खड़ा है वहाँ तक का टोटल कंट्रोल तो आपके पास है, जो कि और किसी मुल्क में नहीं है। तो फिर किसी और की जिम्मेदारी कैसे है और क्यों है, और आपकी कमीशंस क्या हैं और आपकी ओमिशंस क्या हैं, ये हमें एक दफ़ा समझने की बड़ी ठीक ज़रूरत है। क्योंकि जब तक अवाम के जहन में ये रहेगा कि जी सोल्यूशन तो बस फ़ौज ही है मुल्क की बका की, तो फिर शायद ये कन्फ्यूजन मज़ीद जारी रहेगा। सो इस कन्फ्यूजन को बड़ा डिस्पैशनेटली एक दफ़ा देखें, एनालाइज करें कि क्या ये बात ठीक है। तो और वो 70 साल में वो ओमिशंस और कमीशंस क्या हैं। अगर फौज वाकई ही सोल्यूशन है तो लेट्स बाय ऑल मीन्स अडॉप्ट इट, लेट्स टेक दैट सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन नहीं है तो देन बाय ऑल मीन्स लेट्स पुट एन एंड टू इट इन पाकिस्तान्स नेशनल इंटरेस्ट फॉर वंस एंड फॉर ऑल, और जो सोल्यूशन है उस तरफ चला जाए। सो
लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अथॉरिटी। जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सबसे बड़ा आदमी, बड़े वोट शोट लेके पॉलिटिकल पार्टी बना के चमचागिरी करके, जैसे हम एलिगेशंस हैं कि जी सब फौजियों के पिट्ठू हैं, और जिस भी रास्ते से आके जो सबसे पावरफुल आदमी बनता है मुल्क में, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर ने, अब तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कम की गई है और प्राइम मिनिस्टर को क्लियरली थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को भी साथ लेके चलना है। उसने एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ, फौज को साथ लेके चलना है, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलना है, अवाम को साथ लेके चलना है, सेनेट में मेजॉरिटी बरकरार रखनी है, नेशनल असेंबली में रखनी है, सूबों में रखनी है। सो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत से लोगों को साथ लेके चलना है और मुल्क एक डायरेक्शन में जाएगा। उसके इक्वलेंट जब डिक्टेटर आता है, कोई जनरल ज़िया आया, जनरल मुशर्रफ आया, जनरल अयूब थे, और या खान, एंड सो यू नो द हिस्ट्री कि 70 ईयर्स में कितना अरसा डायरेक्टली फौज के जर्नैल ने हुकूमत की। अब वो जो जर्नैल होता है, जैसे मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, न तो उसने किसी पार्लियामेंट को साथ लेके चलना, ना उसने किसी सदर को कन्विंस करना है, ना उसने किसी वजीर आज़म को कन्विंस करना है, ना उसने GHQ। सो द पावर ऑफ अ जनरल और अ डिक्टेटर who's got power like जनरल ज़िया हक और मुशर्रफ व्हाटएवर, उसका 1 साल के इक़्तिदार में उसके पास इतनी पावर थी जितने प्राइम मिनिस्टर के पास 10 साल में नहीं होती, क्योंकि ये जो चाहे करना चाहे तो वो कर सकता था। सो ये आर्ग्यूमेंट देना कि जनाब बका तो फौज के पास है, क्योंकि इस मुल्क का हल तो फौज ही निकाल सकती है और अच्छे काम फौज ही करेगी, और फौज के, तो भाईजान आप इतने अरसे बैठे रहे वहां पे और आपके पास सारी पावर थी, किसी भी वजीर आज़म से कहीं ज्यादा पावर थी, तो आपने किया क्यों नहीं कुछ? वो जो आप कहते हैं कि जी स्कूल नहीं बने, तालीम नहीं हुई, इकॉनमी नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बिजली नहीं ठीक हुई, तो ये क्यों नहीं किया आपने? आपने एक जाली पॉलिटिकल पार्टी जरूर बनाई, किसी ने, मतलब वो फर्क और आप देखेंगे इट्स वेरी विजिबल, मतलब मुशर्रफ की पार्लियामेंट, ज़िया की पार्लियामेंट, प्रेजेंट पार्लियामेंट, इमरान खान की, it is the same group of people, the same faces. So it is that particular party जो कि, अच्छा, और ये क्यों है कि वो पॉलिटिशियंस क्यों, और हम ये कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस करप्ट भी हैं, लेकिन वो एक खास पॉलिटिशियंस है जो आपके साथ तो हमेशा चल रहे होते हैं, तो वो करप्ट नहीं है। मेरे ख्याल में, मेरा भी बहुत अरसे यही ख्याल था कि जी इस मुल्क की बका फौज को कुछ करना है, और सच्ची बात यह है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फौज का सपोर्टर हूँ, आज भी हूँ इन अ सेंस, बिकॉज आई फील सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अदारा, और इफ़ दे वांट टू डू इट दे कैन, बट वो मसला ये है कि जी जो लीडरशिप की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो सेठ उनमें बन गया है, वो स्टेट के इंटरेस्ट से बहुत, सो मैं क्यों ये समझता था कि जी इसका सोल्यूशन फौज है। मैं ये इसलिए समझता रहा बहुत अरसे है, लेकिन अब मैं कन्विंस हूं कि वो नहीं है। विल हैव टू गो टू डेमोक्रेसी। वो इसलिए कि मेरे ख्याल में जमहूर जो है ये एक बाग की तरह, और एक पथरीली ज़मीन पे आप जितना मर्जी सीड फेंकते रहें, वो उसमें कभी भी दरख्त और बाग नहीं उगेंगे और वो कभी उस तरह फल नहीं देंगे आपको। आपने वो जमहूर लाने के लिए वो एक एनवायरनमेंट मुहैया करना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद 47 एंड ईस्ट पाकिस्तान छोड़ दें, क्योंकि उसकी फ़र्क एनवायरनमेंट थी। वेस्ट पाकिस्तान में आप आ जाए और प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो आपका एक फ्यूडल का बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। अवाम बराबर नहीं है, एक चौधरी है और फिर कमी है उनके सामने, और सारी पावर वो लैंड ओनर्स। सो अब दो तरीके थे कि जी कुछ होता कि मुल्क तब्दील होता 1947 के बाद से आगे आगे, तालीम आती, शऊर आता, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होती, मुल्क में वेल्थ जनरेट होती,
फ्रीडम्स बेहतर होते, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता, अदालतें बेहतर होती, फ़ौज के पास तमाम अथॉरिटी थी। अब दो तरीके हैं ये काम होने के। एक तो वो डेमोक्रेसी का जो धीरज प्रोसेस है वो है कि धीरे धीरे एक साइकिल चलेगा, अवाम लोगों को देखेगी, वोट आएगा, उस वोट में जितने छाननी में जितने पॉलिटिशियन ऊपर आएंगे, अगली दफ़ा जो लोग ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे अवाम उनको निकाल देगी, फिर अगली दफ़ा फिर जो बेहतर होंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता एक सिस्टम इन एन आइटरेटिव प्रोसेस वो ठीक हो जाएगा। अब वो तब ठीक होगा कि अगर उस प्रोसेस को चलने दें। उसको तो अनफॉर्चुनेटली फ़ौज ने चलने नहीं दिया। सो फ़ौज को चाहिए था कि, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, सो फ़ौज को या तो ये करती कि भाई आप साइड पे रहो, अगर आपने खुद ये सारी बात नहीं करनी, ये डंडा अगर आपके पास है और आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो फिर खुदा के लिए कर दो। जब आपने इलीगली गवर्नमेंट्स टेक ओवर की ही हैं और कई बार टेक ओवर की हैं, तो व्हाई डोंट यू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन? एग्जैक्टली, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड, बट यू डिडंट डू इट, राइट? एंड व्हाई डिडंट यू डू इट? दीज आर ऑल द ओमिशंस, यू शुड हैव डन दिस। सो डेमोक्रेसी इज, जैसे मैंने कहा जी, ये एक बाग की तरह, एक ऐसी ज़मीन 1947 में आपको मिल रही है जिसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, चौधरी हैं, तमाम पावर उनके पास है, 200 साल क्या, पिछले कई हज़ार साल की ग़ुलामी में लोग रहे हैं। और अब उन पहाड़ों को, उन पत्थरों को जब तक आप उस लैंड से हटाओगे नहीं और उस ज़मीन पे एक दफ़ा आप डायनामाइट नहीं चलाओगे और पत्थर उड़ाओगे नहीं और बुलडोज़र उसको लेवल नहीं करेंगे और ट्रैक्टर उस ज़मीन को नरम नहीं करेगा और फिर उसमें इवन प्लेइंग फील्ड बना के नरम ज़मीन में जब आप बीज डालोगे और फिर आप उसे प्रोटेक्ट करोगे कुछ साल, तो फिर उसमें वो बाग खड़ा होगा जिसे आप जमहूर कहेंगे और सब उसके फ्रूट्स एंजॉय करेंगे। अब उसका दो तरीके थे, मैंने कहा, एक तो वो स्लो आइटरेटिव प्रोसेस कि लोग वोटिंग के थ्रू मल्टीपल वो साइकिल चलता रहे तो लोग आके अल्टीमेटली बेहतर लीडरशिप इमर्ज करे। आइटरेटिव प्रोसेस तो आपने चलने नहीं दिया, फौज ने आके उसको रोक दिया। सो दिस इज अ कमीशन व्हिच यू शुड नॉट हैव डन। इट वाज नॉट योर रोल। हैड यू नॉट डन इट, वी वुड नॉट हैव ब्लेम्ड यू कि भाई आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। अब अगर आपने कर दिया, अब जब आपने पावर टेक ओवर की, तो इसका मतलब आपने पावर नेशनल इंटरेस्ट में तो टेक ओवर की नहीं थी, क्योंकि आपने जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें थी वो तो की नहीं। किया आपने ये कि एक तो आपने वोटिंग के प्रोसेस को रोका और हर दफ़ा जब आप आए आपने एक वो वाले लोग जिनको एक्चुअली अवाम रिजेक्ट करती है हर दफ़ा, उससे आप एक किंग्स पार्टी बना लेते हो और वो किंग्स पार्टी को लेके आप हुकूमत करना शुरू कर देते हो। और फिर आप कहते हो जी पॉलिटिशियंस बड़े जी करप्ट हैं, तो भाई साहब आप फिर पॉलिटिशियंस रखते क्यों? आपको तो किसी ने गुड नहीं दिया था, आपने कंट्री टेक ओवर की, तो आप चलाओ इसको, हम तो आपके पीछे खड़े हैं, चलाएं इसको, ठीक करें। मतलब जैसे मालिक में अगर मैंने कॉन्सेप्ट दिया और लोग कहते हैं ये फौज है, अनफॉर्चुनेटली वो फौज नहीं थी, वो ये था कि जहाँ वो देखते हैं कुछ गलत है तो फिर अगर अल्लाह ने मुझे पावर दिया तो मैं जाऊँगा उसको ठीक कर दूँगा, और अगर मैं उसको ठीक नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो पावर मैं सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे बेटे पोते बड़े बड़े बिजनेसेस करेंगे, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सेठ होऊंगा, मैं कॉर्पोरेशंस चला रहा होऊंगा, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली द कंट्री इज गोना ड्राई डाउन। सो अब मसला क्या है? सो एक तरफ तो आप वोटिंग के साइकिल को चलने नहीं देते ताकि वो जो पॉलिटिशियंस ने रिजेक्ट होना है वो हो जाएं और एक अच्छी लीडरशिप में आ जाओ। दूसरी तरफ जब आप खुद पावर टेक ओवर कर लेते हैं तो जो करने वाले काम है वो आप करते नहीं, और उन लोगों को जिनको रिजेक्ट किया है लोगों ने, पॉलिटिशियंस को, उनको आप उठा के वापस पावर में ले आते हैं। सो आप उस साइकिल को चलने ही नहीं दे रहे जिससे चीज़ें फिल्टर हों। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जी, ये तो सारे पहले जर्नैलों के ही मरहून मिन्नत थे। तो एक्चुअली वेल यू आर राइट, बट इशू ये है कि जैसे ही कोई आपके सामने खड़ा होता है, आंख दिखाने की कोशिश करता है, उसको जब तक बात समझ में आती है कि यार ये हो क्या रहा है, और वो 2-4 साइकिल से गुजरता है और उसके पास अच्छे लोग रह जाते हैं और कचरा वो लोग उठा के वोटिंग में बाहर फेंक देते हैं, तो जैसे ही कोई आपके सामने खड़ा होता है तो आपको तब वो पसंद आना बंद हो जाता है, आप उसको उठा के बाहर फेंकते हैं।
और वो कचरा पार्टी लेके एक नया फेस ऊपर पेस्ट करके आप दोबारा उस तमाम प्रोसेस को जिसको मुल्क ने प्रोग्रेस करके यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा होता है, आप उसको फिर रीसेट कर देते। So generals had all the powers and we would have stood by them very proudly। आज हम उन्हें कंधों पे उठाते अगर वो काम करते जो कि फिर मुल्क के इंटरेस्ट में थे, लेकिन उन्होंने वो काम तो नहीं किए। तो और अगर पास्ट में नहीं किए तो हम कैसे मान जाएं कि इतनी दफ़ा हुकूमतें आने के बावजूद आपने नहीं किया, अगली दफ़ा आपको हुकूमत दे दी जाए तो आप करेंगे। सो नो मोर। नाउ देयर कैन बी ओनली वन प्रोसेस। अब वो भले लंबा है लेकिन वो फॉर श्योर तो है। तो आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना का आपने काम करना है। सो ये कॉन्सेप्ट कि जी नहीं फौज फाइनल सेवियर है, नो मोर, राइट। बिकॉज 70 ईयर्स ने ये बात कंक्लूसिवली प्रूव कर दी है कि आपने जितनी दफ़ा भी हुकूमत टेक ओवर की है, आपने वो काम नहीं किए जो नेशनल इंटरेस्ट में थे, आपने वो काम यकीनन किए जो आपके इंटरेस्ट में थे। आपने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बनाई, आपने गोल्फ कोर्सेज की कंपनीज बना ली, आपने DHAs बहुत बनाए, आपने कंटोनमेंट्स बहुत बनाए। मैं पर्सनल किसी की बात नहीं करना चाहता, बट so those omissions and commissions give a very clear message. So you as the people should be very clear, and that clarity is that the solution in future is not through a presidential system, a Chinese model, a Turkish model, or whatever model. It is pure and simple democracy, because these models in one form or the other have been tried earlier. आपको दोबारा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। भाईजान, आपका जो काम है आप वो कीजिए, और अब भले स्लो प्रोसेस हो, अवाम हर 5 साल में अपने फैसले करे और उसके नतीजे में लोगों को फ़िल्टर कर करके बाहर फेंके, और कोई ऐसा अदारा नहीं होना चाहिए जो बाहर के कचरे को उठा के अपनी पार्टी फिर बना के और फिर उस प्रोसेस को रीसेट कर दे। दिस is what I wanted to say about omissions and commissions, and then next time we'll talk about, okay, what is it that the people need to do now to go into the future. Take care of yourself. Thank you.